जी डेबिट क्रेडिट बराबर ऐसे। हाँ जी, कल हमने स्टार्ट किया था IAS 21 और IAS 21 में बताएं, आपको कुछ काम दिया था वो आपने कर लिया। कोई उसमें पॉइंट, कोई उसमें प्रॉब्लम? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा था जो आपको दिया था? 1 और 2 तो हमने कर लिए थे इधर ही, और क्वेश्चन बैंक 9.1 भी कर लिया था। एग्जाम्पल ऑन पेज 165 और 166 नहीं हुई, देख लेते हैं। चैप्टर नंबर है इसका 9। हाँ जी, पेज 165 और 166। हाँ जी, ये एग्जाम्पल है 165 पेज वाली, इसको देख लेते हैं। जो एक्सपेंस पे हो गए हैं, हाँ तो इस एग्जाम्पल में पे तो नहीं हुआ अभी, इस एग्जाम्पल में पेमेंट तो नहीं हुई। इस एग्जाम्पल में क्या था कि कंपनी ने खरीदा, ठीक है, कितने का? $10,000 का, और रेट क्या चल रहा है? 75 चल रहा है। जब हमने बाय किया तो 75 पे हमने परचेज डेबिट या इन्वेंट्री डेबिट, परचेज या इन्वेंट्री कुछ भी आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, और पेबल क्रेडिट कर दिया। अब पेबल है तो जो पेबल है क्रेडिटर, इसको अब साल के एंड पे री ट्रांसलेट करना पड़ेगा। और साल के एंड पे क्या रेट है? 31 दिसंबर 2006 को। तो जो रेट का फर्क आया 3 रुपए का, वो 3 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर दिया, पेबल क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये देखें टोटल लायबिलिटी बन गई ये। अच्छा जी, 166 भी देख लेते हैं। हाँ जी, पाकिस्तानी कंपनी whose functional currency is rupees paid $90,000 into a dollar account on June 30. The company paid an initial $10,000 into account, $10,000 फिर जमा करा दिए कब? 30 सितंबर को। There were no other movements on this account. अब ये डॉलर हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, ये डॉलर का अकाउंट है, ये डॉलर का अकाउंट हमारे पास पड़ा हुआ है। पैसे हमने किसी को दिए नहीं है, अपना एक अकाउंट ओपन किया हुआ हमने, आप इस तरह समझ लें फॉरेन करेंसी अकाउंट है। तो वो फॉरेन करेंसी अकाउंट को हमने अपनी बैलेंस शीट में शो करना है ना। तो ईयर एंड क्या है? सबसे पहले जून में हमने जो है वो 30 जून को 100 रुपीज पर डॉलर है, तो 90,000 जमा कराए, उसको मल्टीप्लाई किया, 9 मिलियन आ गया। ठीक है, 31 दिसंबर को जाके रेट हो गया 95, तो हमने उसको 95 पे कन्वर्ट कर दिया, तो ये अमाउंट हो गई कम, तो हमें लॉस हो गया 450,000 का।
नहीं नहीं, वो पेड का वर्ड यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल डिफरेंट है, किसी को पे नहीं किए, अपना एक डॉलर अकाउंट है, ठीक है, अपना एक डॉलर अकाउंट है, उसमें उसने जो है वो जमा कराए, किसी को पे नहीं किए। अगर उसने पे कर दिए होते तो फिर ये पैसे हमारे पास ना पड़े होते, फिर तो ये हमारे पास पैसे पड़े ही ना होते, फिर तो काम ही खत्म हो गया था ना। तो ये हमारा अपना एक अकाउंट है जिसमें हम पैसे जमा कराते जा रहे हैं, राइट। आप ऐसे ही समझ लें जैसे हम अपना एक फॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवा लें और फिर जब साल एंड हो या मंथ एंड हो तो हम कहें अच्छा इसमें इतने डॉलर्स पड़े हैं तो रुपये कितने बनते हैं, उसको रुपयों में कन्वर्ट करें, रेट बढ़ रहा है तो खुश होते जाएं, घट रहा है तो जो है परेशान होते जाएं। तो बस इस तरह से है। तो इसी तरह दूसरी ट्रांजेक्शन वो 99 पे हमने जब जमा कराया 99 था, अब रेट हो गया 950, रेट डाउन चला गया तो 40,000 मजीद नुकसान हो गया, टोटल नुकसान कितना हो गया 490,000। तो ये हमारा अपना एक डॉलर अकाउंट है, फॉरेन करेंसी अकाउंट है। ये बड़ी सादा सी एक एग्जांपल दे दी, ठीक बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सवाल उल्टा अभी कर देते हैं, सवाल उल्टा तो नहीं होगा, रेट का देने का अंदाज फर्क होगा, उस पर भी बात करते हैं। अच्छा जी, रीट्रांसलेशन ऑफ मॉनेटरी आइटम विद मूवमेंट ऑन द अकाउंट, ये बताएं, ये हो गया। हाँ जी, ये वाली एग्जांपल 167 वाली करवा दूँ, ये भी कर लेते हैं डिस्कस, बता दें अगर डिस्कस करना है तो कर दूँ। 90,000 का हमने लोन लिया, 10,000 का जो है वो इंटरेस्ट है। अब आप देखें 30 जून को हमने लोन लिया, डॉलर है 100 रुपये का, 100 पे कन्वर्ट कर दिया, ये बन गया 9 मिलियन। उसके बाद जो है वो दिसंबर ईयर एंड पे 95,000 जो है 95 क्लोजिंग रेट है, क्लोजिंग रेट है। अच्छा अब एक बात और, आईएस कहता है कि आप जो है जब किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो फर्स्ट टाइम, बल्कि आपसे सवाल पूछता हूं, हमने ट्रांजैक्शन की आज है 31 जुलाई, 31 जुलाई को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कौन सा रेट लगाएंगे? स्पॉट रेट लगा देंगे 31 जुलाई का, ठीक है, कोई मसला ही नहीं। ट्रांजैक्शन की हमने सैटरडे को, ट्रांजैक्शन की हमने सैटरडे को, सैटरडे को क्या डेट थी? हाँ जी, सैटरडे को क्या डेट थी? 28, 27, 27। तो मुझे ये बताएं 27 तारीख को रेट अवेलेबल होगा, बैंक तो बंद होते हैं, तो कौन सा रेट लगाएं? अब तो ट्रांजैक्शन डेट वाला रेट नहीं है, हाँ जी, कौन सा रेट लगाएं? उसके लिए आईएस कहता है आप एवरेज रेट लगा लें, बल्कि आज 31 जुलाई की हम बात कर रहे हैं, हम आज भी एवरेज रेट लगा सकते हैं, आईएस ने अलाउ कर दिया। आईएस का एक पैराग्राफ है, वो कहता है आप वीकली एवरेज कर लें, मंथली एवरेज कर लें और वो रेट यूज कर लें, कोई मसला नहीं है। ट्रांजैक्शन को इनिशियली रिकॉर्ड करने के लिए दोनों में से कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। हाँ जी, इसका पैराग्राफ है 2.1.3, 163 पेज पे। कैसे होगा एवरेज? 7 दिन का रेट पकड़ें, 6 दिन का रेट पकड़ें, उनको जमा करें, 6 पे डिवाइड करें, एवरेज हो गया। कितना मुश्किल है, ठीक है। एवरेज करना जो है, जितने दिन है आपने 6 दिन का रेट पकड़ा, उनको जमा करें, 6 पे डिवाइड कर दें, एवरेज हो गया। महीने का रेट पकड़ा, महीने में 24 वर्किंग डेज से 24 दिनों का रेट है, जमा करें, 24 पे डिवाइड कर दें, एवरेज रेट आ गया। आ गया, लो जनाब।
स्पॉट की जगह एवरेज भी कर सकते हैं, हाँ जी एवरेज भी कर सकते हैं। 2.1.3 है, द डेट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज द डेट ऑन विच द ट्रांजेक्शन फर्स्ट क्वालिफाइज फॉर रिकग्निशन इन अकॉर्डेंस विद IFRS। यानी जिस दिन आप एंट्री कर रहे हैं, फॉर प्रैक्टिकल रीजंस ए रेट that approximates the actual rate at the date of transaction is often used. For example, an average rate for a week or a month might be used for all transactions in each foreign currency occurring during that period. सही हो गया, क्योंकि जो एक दिन का रेट हमें बताया जाता है, आपको पता है वो भी रेट सारे दिन में नहीं होता, सुबह के टाइम कुछ है, दोपहर के टाइम कुछ है, हर 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, हर मिनट के बाद रेट चेंज हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन के लिए आप रेट कौन सा लगाएं, क्लोजिंग लगाएं, या उस दिन में भी जो है वो 12 बजे का रेट लगाएं, या आप देखें माल कितने बजे खरीदा वो रेट लगाएं। तो जब वो भी एक्चुअल नहीं है, वो भी क्लोजिंग वाला आपने लगाया, तो आप जो है वो एवरेज भी लगा सकते हैं। आइए सलाह करते हो कहते उसी परेशान कर लिए होते हैं आप जो है हफ्ते का एक एवरेज निकाल लें और वो रेट जो है आप उस महीने में लगाते जाएं, कोई मसला नहीं है। क्योंकि आप कोई भी रेट लगा दें, एंड पे जाके आपने उसको फेयर वैल्यू पे तो ले आना है, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट तो हो ही जानी है, तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। हाउएवर, इससे आगे लिखा हुआ एक लाइन और, हाउएवर इफ एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली द यूज ऑफ द एवरेज रेट फॉर अ पीरियड इज इनअप्रोप्रिएट। जहां पे मॉडरेट चेंज हो ना थोड़ा बहुत, वहां पे एवरेज कर दें, खैर है। जहां पे रात को सोएं सुबह उठें कि अगले दिन रेट ही 10 रुपए बढ़िया हुए, तो वहां पे फिर आप ये काम एवरेज वाला करेंगे ना तो वो ठीक नहीं होगा, फिर आप उसका एक्चुअल रेट पे चले जाएं तो वो ज्यादा अच्छा है, राइट। चलें, सवाल में कोई मसला नहीं है, सवाल में उसमें हमें डेट दी होती है, रेट बताया होता है, वो लगा देते हैं, कहानी खत्म। तो हमने जो है वो सबसे अच्छा काम यही था कि हम 95 रेट लगाएं, और ये हमने रेट लगा दिया 95। उसके बाद जो फर्क था वो 4.5 लाख रुपए वो एडजस्ट कर दिया। लेकिन अगर हम इसी इंटरेस्ट को हम कहीं इसको एवरेज रेट पे लगाना है, और एवरेज रेट जो है वो ये वाला है, तो अगर इसका एवरेज रेट 99 पे लगाएंगे तो अमाउंट ये बनेगी इनिशियली, और फिर उसके बाद जो है वो आप ये डिफरेंस बनता है 490, तो फिर ये डिफरेंस जो है इसको लॉस रिकॉर्ड कर देंगे। फर्क इतना ही पड़ा, इसको हमने बढ़ा दिया 40,000 से, तो वो 40,000 का लॉस यहाँ पे आ गया। लो जी, इसका दूसरा ऑल्टरनेट भी आ गया कि अगर एवरेज रेट पे करते हैं तो। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, आगे चलते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं, फिर हम सवाल मजीद करते हैं, और वो पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि when exchange rate of foreign currency in terms of local currency foreign currency is given in terms of local currency, क्या लिखा समझ आया? अच्छा, एग्जांपल पे जरा वापस चलते हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसे आ गया, क्लियर नहीं हुआ। सबसे पहली बात ये कि इस वक्त रेट 99 नहीं है, इस वक्त रेट जो है वो 95 है। ये देखें 31 दिसंबर को, इसको मैं हाईलाइट करके देता हूं, 31 दिसंबर को रेट है 95। तो हमने ये जो 100,000 टोटल बनता है इसको वैल्यू किया 95 पे, वो बना 9.5 मिलियन।
ठीक है, रेट 99 नहीं है, रेट 95 है। हमने 2 ट्रांजेक्शन्स पहले रिकॉर्ड की हुई हैं, एक की हुई है 100 पे, ये 90,000, दूसरी हमने कर ली 10,000 पे, 10,099 पे, ये 2 अमाउंट्स बन गई, टोटल ये बन गया। तो जो फर्क होगा ये, ठीक है जी, ये वाला मिट गया ये तो, हाँ जी ये वाला, दोनों में से जो मर्जी कर लें, ठीक है, ये वाला करें आप आराम से, सही है। हाँ, बल्कि इससे भी आगे डिपेंड करेगा, अगर वो एवरेज रेट देता है तो एवरेज लगाएंगे, क्लोजिंग देता है तो क्लोजिंग लगा लेंगे। लेकिन सबसे अच्छा काम, आईएस ने इस बारे में खामोश है कि आप इंटरेस्ट को कौन सा रेट लगाएं, कुछ नहीं करता, आप उसको क्लोजिंग रेट लगा दें, ठीक है। चले, लो जी, अब आते हैं वापस, जो हम पॉइंट लिख रहे थे कि एक्सचेंज रेट दिया हुआ है फॉरेन करेंसी में, ठीक है, तो क्या करेंगे, कन्वर्जन के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर कन्वर्जन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉरेन करेंसी है कौन सी, फॉरेन करेंसी है डॉलर्स, और लोकल करेंसी क्या है, रुपीस। कहा हुआ है कि $1 160 रुपये का, तो हमने ट्रांजैक्शन की $2,000 की, तो $2,000 जो हैं उनको कन्वर्ट करेंगे कैसे, 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या जवाब आया, जरा निकाल दें। हाँ जी, 16 दूना 32, 3,20,000, राइट। दूसरा पॉइंट, when exchange rate of local currency is given in terms of foreign currency, फिर क्या करेंगे, अजीब सी बात नहीं लिख दी मैंने आज, सर जी नूं पता नहीं की होया, की लिखी जा रहे ने। हाँ जी, फिर क्या करेंगे, फॉर कन्वर्जन डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे। फिर मसलन कैसे, लोकल करेंसी रुपीज में ₹1, और फॉरेन करेंसी डॉलर कितने बनते हैं, बताएं मुझे, ₹1 कितने डॉलर का होगा, ₹1 कितने डॉलर का बनता है, जरा बता दें। ऊपर हमने कहा था ना $1 160 रुपये का है, ₹1 $160 का है, क्या बात है आपकी, 0.16 का है, बिल्कुल गलत कर दिया आपने। हाँ तो तकसीम करके दसो ना कितना आंदा है,
तकसीम करके बताए ना कितना आता है, 0.0 कुछ आएगा, 0.00625 ये रेट है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, $2000 को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, $2000 डिवाइडेड बाय 0.00625 करके देखें 3,20,000 रुपया आता है कि नहीं आता है। ऊपर भी हमने 3,20,000 रुपया ही काटा था, तो इधर भी 3,20,000 रुपया ही आएगा, 320,000। ठीक है, समझ आई दोनों में। ये इतना लंबा याद रखने की बजाय अगर इसको आसान सा एक काम कर दूं मैं, when फॉरेन करेंसी इज 1, तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। याद ही रखना ना हमने। एंड व्हेन लोकल करेंसी इज 1, डिवाइड कर दें। ठीक हो गया। बस इतना से याद रखना कि अगर हमें फॉरेन करेंसी 1 दी हुई है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर लोकल करेंसी 1 दी हुई है तो डिवाइड करेंगे। नेट शेल सवाल ठीक होना चाहिए। बस लिख तो मैंने पहले भी ये देना था, लेकिन फिर आपने शोर पाना था कि सर जी लॉजिक के बगैर ये क्यों लिख दिया आपने। ठीक है, लो जनाब, सवाल नंबर आ गया 2। ये किसी ने सवाल पूछा था, शायद यही पूछा था जो मैंने अभी लिखवाया। किसने पूछा था, तो मैंने कहा था अभी डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में। तो मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ इस तरह का सवाल ही पूछा था, अब नाम तो मुझे नहीं याद। ये है जनाब सवाल, कहते शो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉस ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस। प्रॉफिट लॉस पे इसका इफेक्ट बता दें। ईयर 4 में क्या होगा, ईयर 5 में क्या होगा। हाँ जी मोहसिन साहब ठीक है, यही पूछना चाह रहे थे जो अभी मैंने बताया। अब देखें कि हमारी करेंसी कौन सी है। ऑरलैंडो इज एन एंटिटी हुज फंक्शनल करेंसी इज यूएस डॉलर्स। हमारी करेंसी लोकल करेंसी है ये। ठीक है, अब हमने रुपयों से बाहर आ जाएं, डॉलर के बारे में सोचें। पाकिस्तान से बाहर हैं बाप, अमेरिका में बैठे हैं। ठीक है, आप जो है वो अब अमेरिका में बैठे हुए हैं, यूएस डॉलर। हाँ जी, अब आपके दाएं बाएं जो है वो मोहसिन और अली शोजब नहीं बैठे हुए, उमर साहब नहीं है। अब आपके एक तरफ जो है वो टॉनी बैठा है और दूसरी तरफ जॉन बैठा है, और सामने आपके शीजा बैठी है। चले जी, इट प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या जबरदस्त, अलेक्जेंड्रा यहाँ है। अलेक्जेंड्रा पीछे मुड़ के देखो, पीछे तो देखो, पीछे तो देखो मोहसिन, और यार पीछे तो देखो, अलेक्जेंड्रा पीछे। चलो जी, चले, अच्छा माहौल बन गया। अब सवाल करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा जी, इट प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो सज्जे पासे टॉनी है ना, वो टॉनी कुत्ता है। ठीक है, इट प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू 30 जून ईच ईयर। लो जी, 30 जून को जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस ऑन 21 मई ईयर 4 व्हेन द स्पॉट एक्सचेंज रेट वाज 0.8। ये 2 ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, दोनों जो है वो 21 मई को हो रही हैं, और 21 मई का रेट ये साथ ही लिख दिया उसने। अब आप देखें, हमारी करेंसी है डॉलर, और डॉलर लिखा हुआ है 1 में, तो इसका मतलब है हम डिवाइड करेंगे, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, ये बड़ा आसान सा रूल है, याद रखना कि हमारी जो करेंसी है ना, अगर वो 1 है तो डिवाइड करते जाना है, और अगर हमारी करेंसी जो है वो 1 नहीं है, फॉरेन करेंसी 1 है, तो फिर मल्टीप्लाई करते जाना है। तो
सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, 96,000 को 0.8 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दें। ट्रांजैक्शन लिख देता हूं मैं, एंट्रीज कर देता हूं। 1,20,000 रुपया आ गया, तो ये 1,20,000 रुपया क्या होगा, डॉलर्स होंगे। अब हम जो एंट्रीज कर रहे हैं ये डॉलर्स हैं। क्वेश्चन बैंक 9.2, 21 में ईयर 4 Y4 गुड्स खरीद ली, इन्वेंट्री डेबिट, परचेजेस डेबिट, जो मर्जी डेबिट कर दें, और ट्रांजैक्शंस जो है वो सारी हमने डॉलर में रिकॉर्ड करनी है। अब हम डॉलर की बात करेंगे। क्रेडिटर्स क्रेडिट हो जाएगा 120,000 डॉलर से, डिवाइड किया 120,000 आ गया। फिर इसी डेट पे एक और ट्रांजैक्शन भी हो रही है, वो क्या है, 1 मिलियन। ये साइन किस चीज का है, 1 मिलियन यूरो है, मेरा ख्याल है यूरो का साइन है। 1 मिलियन यूरो मशीनरी खरीदी हमने, ठीक है, स्पेशलाइज्ड मशीनरी। हम अपनी मशीनरी खरीद ली, कोई बात नहीं, मशीनरी डेबिट हो जाएगी। और अगेन इसको 0.8 पे डिवाइड कर दें, कितना बनता है, 1 मिलियन को 0.8 पे डिवाइड करें, 1 मिलियन से ऊपर ही आएगा। 0.8 12,98, 12 लाख से ऊपर 1250,000। लो जी, तो एंट्री पास कर देंगे, मशीनरी डेबिट, अगेन क्रेडिटर, या उसको आप पेबल अलग अकाउंट बना लें, उसका नाम पेबल रख लें, जैसे मर्जी कर लें, 1250,000। ये दो एंट्रीज हो गई सेम डेट पे, गुड्स परचेज, एसेट परचेज्ड। इससे आगे चलते हैं। द कंपनी रिसीव्स 96,000 यूरो फ्रॉम के जो है वो ये था, ठीक है, और ये फ्रैंकफर्ट। के को बेचा था हमने 96,000 डॉलर का, और ईयर एंड होने से पहले पैसे उससे आ गए। एंट्री पास कर देते हैं। 96 को जो है वो आप डिवाइड करेंगे कब, 12 जून वाले रेट से, 12 जून वाला रेट अप्लाई कर देंगे। 96,000 डिवाइडेड बाय 0.9, रिसीट फ्रॉम के, ठीक है, ये इसके अगेंस्ट रिसीट आ गई। बैंक डेबिट 96,000 डिवाइडेड बाय 0.9 किया तो थोड़े पैसे मिले, इसका मतलब है लॉस हो गया 106,667। कितना लॉस हो गया, और 120,000 हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ था। ये गलत नहीं कर दिया हमने, पेमेंट कर रहे हैं ना हम। यार आपने सवाल ही गलत करा दिया है, गुड्स हमने बेची थी तो आपने सेल की एंट्री करवाई नहीं है, आप अलेक्जेंडरा के ध्यान पड़ गए। ऐसे वैसे ना काम करिए तो फिर ये गल्लां नहीं सोची दियां होंदियां। ये गुड्स सोल्ड थी, परचेज नहीं थी। डेटर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट, गुड्स सोल्ड। ठीक है, फॉर 96,000। कलेक्शन हो गई। बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट 120,000 से, और साथ जो है वो क्या होगा, एक्सचेंज लॉस जो एसओसीआई में चला जाएगा। कितना, 13,333। एक ये लॉस आ गया।
एंट्रीज नहीं मांगी हुई, एंट्रीज तो अपने लिए कर रहे हैं ताकि जरा प्रैक्टिस हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक्सचेंज लॉस आ गया। इसके बाद नेक्स्ट अगली ट्रांजैक्शन 30 जून, 31 जून नहीं होता। एट 30 जून ईयर 4 इट स्टिल ओन्स द मशीनरी परचेज फ्रॉम फ्रैंकफर्ट। अभी तक हमने पैसे नहीं दिए हैं, अभी तक हमने पैसे नहीं दिए हैं, तो पेमेंट हमने भी करनी है। और पेमेंट कर कब रहे हैं? 31 जुलाई ईयर 4 पे जाके पेमेंट कर रहे हैं। तो 31 जुलाई को तो ये रेट है, लेकिन हम ईयर एंड पे पहले उसको जो है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कर देंगे। रेट हो गया 0.7, एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री हमने की है पेबल इतना, डिवाइड करें दोबारा से 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.7 क्या बनता है? हाँ जी, कितनी अमाउंट आती है? जो डिफरेंस है उस डिफरेंस की एंट्री पास करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट कर दें, देखें क्या आता है। रेट 0.7 हो गया ना साल के एंड पे, तो 0.7 का रेट अप्लाई कर दिया। 1428571 आ रहा है, तो कितना डिफरेंस है? लायबिलिटी को बढ़ाना है, पेबल को इंक्रीज करना है, कितने से इंक्रीज करना है? और डेबिट क्या हो जाएगा? एक्सचेंज लॉस डेबिट हो जाएगा। एसओसीआई में चला जाएगा एक्सचेंज लॉस। हाँ जी 571, 1250 से फर्क देख लेना कितना है। ऑलरेडी 1250 हमने लिखा हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस मजीद रिकॉर्ड कर देंगे 178151 178571। चेक कर लीजिएगा। ईयर एंड हो गया, खत्म। तो पहले साल में 2 लॉस आ गए, ले जी लॉस आ गया 13333 का, ठीक है पहले साल में। और उसके बाद 178571 अगेन एक्सचेंज लॉस आ गया। चल अब अगला साल देखते हैं। 31 जुलाई ये 4 को हमने पेमेंट कर दी 0.8 के हिसाब से, एंट्री पास कर देते हैं। ये जो भी हमने एंट्री की थी ये 30 जून पे की थी, 30/6। और ईयर क्या था? ईयर 4 था, 12 जून। ये एंट्री 12 जून पे की थी, Y4 Y4। 31 जुलाई Y4 पेमेंट कर दी, पेबल डेबिट। पेबल कितना पड़ा हुआ है? 1428571। और बैंक क्रेडिट करना है, जो फर्क होगा वो एसओसीआई में चला जाएगा। तो कन्वर्ट कर दें, 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 0.8 कितना बनेगा? 1250 ही बन जाएगा। दोबारा 1250 दिया तो गेन हो जाएगा, एक्सचेंज गेन। एसओसीआई में डाल देंगे कितना? 178571, ये गेन आ जाएगा। लो जनाब सवाल खत्म हो गया।
एंटीज नहीं मांगी कि सिर्फ कैलकुलेशंस कर दें, वो भी ठीक है। एंटीज तो अपने समझने के लिए की हमने। हेलो जी जी, इधर ही हूँ। वन मिलियन को 7 पर डिवाइड करें तो 142857 आता है। आपने 7 नहीं है, 0.7 है हजूरे वाला, 0.7 है। ठीक है, ले जी आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, एसेट खरीदा हमने, नॉन मॉनिटरी, नॉन करंट एसेट, नॉन मॉनिटरी आइटम, और वो सिचुएटेड है कहां पे, बाहर। बल्कि इससे पहले एक और बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, ISF 40 बताइए जी क्या होती। IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, फरमाएं। नहीं पता तो आप FR 1 नहीं करके आए। FR 1 में है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पढ़ते ही नहीं है आप लोग हैं। चलें कोई बात नहीं। अब जो है
नया जो सिलेबस है उसमें है, आपके सिलेबस में नहीं थी, तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है लैंड बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग। इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स, उसको हमें रेंटल पे देना है, अपने यूज में नहीं लाना, या फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, अपने यूज में नहीं है, प्लॉट लेके छोड़ दिया कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, बिल्डिंग खरीदी रेंट पे दे दी, साथ कैपिटल एप्रिसिएशन भी ऑब्जेक्टिव है, और बोथ। ठीक है, रेंटल पर्पस के लिए है या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए है, या दोनों ही पर्पस हैं, तो उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और ये नॉट ऑनर ऑक्युपाइड है, ऑनर ने ऑक्युपाई नहीं किया हुआ। ठीक है, किराए पे दे दिया या वैसे छोड़ दिया, ऑनर ने ऑक्युपाई नहीं किया हुआ। अगर ऑनर ने खुद ऑक्युपाई किया हो तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होती। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर हो तो IS 40 क्या कहता है? IS 40 कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आप रिकॉर्ड करें, इनिशियली तो कॉस्ट भी रिकॉर्ड होता है, इनिशियल रिकॉर्डिंग जो है वो किस पे होगी? वो कॉस्ट पे होगी हमेशा। सब्सीक्वेंटली क्या करना है? सब्सीक्वेंटली क्या करना है? हाँ जी, कह रहे हैं कि अगर जो है वो पार्शियल हो, कुछ ऑनर ऑक्युपाइड है और कुछ जो है रेंटल के लिए है, तो हम जो है वो ये फिर IS 40 पूरा अगर पढ़ें तो सारी बातें वो करता है, लेकिन ये एक पॉइंट बता देता हूँ कि आप जो है उसे क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे अलग-अलग। आप कहेंगे इतना हिस्सा ऑनर ऑक्युपाइड, इतना हिस्सा रेंटल टू अदर, और वो जो दो हिस्से आपने किए उसकी फेयर वैल्यू अलग पता लग सकती है, अलग अलग, तो हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एक को IS 40 में ले जाएंगे, दूसरे को जो IS 16 में रख देंगे। बस इस तरह से करना है हमने। हाँ, अगर इस तरह हो, FAR 1 के सिलेबस में है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये जितना आपको पॉइंट बता रहा हूं बस इतना काफी होगा, इससे ज्यादा जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऐसे टॉपिक जो FAR 1 के सिलेबस में अब आए हैं, FAR 2 में उन पर सवाल नहीं पूछा जाएगा एक अटेम्प्ट के लिए। ये तो आपको पता है ना, आपने पढ़ा होगा, वो एक एक्सप्लेनेशन इशू की थी, एक नोट इशू किया था कि आपने, तो उसमें उसने बता दिया था। इसी तरह जो इंट्रो में कोई टॉपिक आ गया और वो FAR 1 में नहीं है, तो वो FAR 1 में टेस्ट नहीं होगा इस अटेम्प्ट के लिए, अगले सालों में ओपन हो जाएगा फिर जो मर्जी आए, क्योंकि उन्होंने कहा जो बच्चे पढ़ के आए हैं उन्होंने अब नहीं पढ़े तो फिर क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आई क्या आदत से बाज नहीं आता, इसलिए IS नहीं पढ़ा रहा आपको, आपको जो है सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जो हमें ज़रूरत पड़ जाएगी। जैसे रिवैल्यूएशन हमने पढ़ा ना, उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे बोरिंग कॉस्ट हमने पढ़ा, थोड़ा सा उस पर सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन वो किसी सवाल के अंदर पॉइंट यूज़ हो जाए तो हम उस पॉइंट को कर सकें। जैसे हमने IS 8 के सवाल किए, अगर बोरिंग कॉस्ट का पता ही ना हो तो IS 8 के सवाल नहीं हो सकते। तो जितना ज़रूरी है उतना हम कर रहे हैं बस। अच्छा जी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या है? IS तो बहुत सारी बातें करता है। IS फिर ये भी कहता है कि आप जो है अगर एक रेंटल के लिए थी, आपने खुद अपना ऑफिस बना लिया, तो उसको फिर उधर से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से उठा के जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ले जाएं। ठीक है, फिर आपकी एक ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी थी, आपने उसको जो है वो रेंटल के लिए और कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए जो है वो एलोकेट कर दिया, तो उसको आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से निकाल के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ले जाएं। ये सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें इन पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड हमने जो हमने स्टैंडर्ड 4 दिनों में या 6 दिनों में पढ़ना था, वो हम काम 6 मिनट में ख़त्म करने लगे। अगर आप करने देंगे तो जल्दी से चलते हैं आगे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या है? IS 40 कहता है कि आप जनाब कॉस्ट मॉडल लगा लें या फेयर वैल्यू मॉडल लगा लें, दोनों में से कोई एक मॉडल लगा लें। कॉस्ट मॉडल लगाएं या फेयर वैल्यू मॉडल लगा दें,
कॉस्ट मॉडल अगर लगाते हैं तो आपको परेशानी की जरूरत नहीं है, IAS 16 की रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर दें। और अगर फेयर वैल्यू मॉडल लगाते हैं तो फिर आप IAS 40 जो कहता है वो करें। IAS 40 क्या कहता है? IAS 40 कहता है कि एट ईच ईयर एंड एसेट जो है वो किस पे आप रिकॉर्ड करें? एसेट विल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू अप चली गई, एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो जाएगी और फेयर वैल्यू गेन इनकम एसोसिएट क्रेडिट हो जाएगा। और अगर फेयर वैल्यू डाउन चली गई तो फेयर वैल्यू लॉस डेबिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट हो जाएगी। बस ये दो एंट्रीज हैं और इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू लॉस जो है वो एसओसीआई में जाना है। फेयर वैल्यू लॉस में एसओसीआई में जाना है। हाँ जी फरमाएं। हाँ, बैटेड वाले टॉपिक का काम क्या काम है सर? वो जरा नहीं आता है। टीए अवेलेबल है ना सर? वो टीए में आना हमको नहीं पता। इस वीक में तो कोई टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, इस वीक में तो क्लास पे क्लास चल रही है, कोर्स खत्म करना है, उसके बाद फिर जो है वो देखा जा सकता है। इस वीक में तो जाना भी मुमकिन नहीं है। हाँ जी, तो फेयर वैल्यू लॉस रिकॉर्ड कर दिया और इस केस में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। नो डेप्रिसिएशन इज रिकग्नाइज्ड। कोई डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सरप्लस का चक्कर ही नहीं। अप गया इनकम, डाउन गया लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई सरप्लस नहीं, कोई कुछ नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए रीवैल्यूएशन मॉडल है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए दो मॉडल हैं, कॉस्ट मॉडल लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन लगेगी, इंपेयरमेंट लॉस चेक होगा। और अगर जो है फेयर वैल्यू मॉडल लगाएंगे तो फिर फेयर वैल्यू गेन होगा तो इनकम में, फेयर वैल्यू लॉस होगा तो एक्सपेंस में। आसान सा है, इंतहाई आसान काम। क्यों जनाब, इतनी सी बस बात हमने पढ़नी थी कि फेयर वैल्यू मॉडल हो तो अप जाए तो इनकम डाल दें, एसेट डेबिट कर दें, और अगर डाउन जाए तो एसेट क्रेडिट करके लॉस डाल दें। राइट। अब हम बात करते हैं कि एक एसेट है, नॉन करंट एसेट है, सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्री, वो फॉरेन कंट्री में, हमारे कंट्री में नहीं है। और वो नॉन करंट एसेट है कौन सा? वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। वो क्या है? वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। फेयर वैल्यू मॉडल होगा तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साल के एंड पे एसेट को फेयर वैल्यू पे लिख दिया, दैट्स इट, खत्म, एंड ऑफ द न्यूज। और अगर कॉस्ट मॉडल है तो वो IAS 16 के मुताबिक सारा कुछ वैसे ही चलेगा, डेप्रिसिएशन भी होगी, फिर जो है वो एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस भी होंगे, वो सारा कुछ वैसे ही चलेगा। यानी अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कोई कॉस्ट मॉडल लगाता है तो IAS 40 के लिए खत्म है, IAS 40 के लिए खत्म है, वो IAS 16 के मुताबिक करता जाए। और अगर कोई फेयर वैल्यू मॉडल लगाता है तो फिर IAS 40 खेलेगा उसके साथ। वो भी आसान सा, वो कहता है कि अगर आप है तो गेन डाल दें,
डाउन है तो लॉस डाल दें, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दें। राइट, लें जी। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अब अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसको हमने हर साल फेयर वैल्यू पे लिखना है। फॉरेन करेंसी का रोल हर साल आएगा कि नहीं आएगा, बताएं मुझे। फॉरेन करेंसी का रोल हर साल आना है कि नहीं आना, आएगा, क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में पड़ा हुआ है। अगर तो हम कोई एसेट खरीदते हैं, मशीनरी हमने खरीदी, हम ले आए पाकिस्तान, कल खत्म हो गई, उसका फॉरेन करेंसी से लिंक खत्म। लेकिन अगर वो मशीनरी किसी बाहर के कंट्री में ही लगी रहे तो फिर अगर उसको फेयर वैल्यू पे, अभी तो हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, पहले ये कर लें फिर उसके बाद हम दूसरे एसेट्स पे भी आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्री, तो उसके ऊपर जो है वो फेयर वैल्यू का इंपैक्ट भी होगा और करेंसी एक्सचेंज का इंपैक्ट भी आएगा। लेकिन बड़ा आसान सा काम है, मुश्किल नहीं होगा। देखते हैं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एसेट को इनिशियली रिकॉर्ड कर देंगे कितने पे, कब खरीदा एसेट, 1/7/18 को खरीदा, 1/7/18 को 500,000 का हमने बाय किया। ठीक है, हमारी करेंसी क्या है, हाँ जी, हमारी करेंसी क्या है, उसने बताया कि खरीदा, परचेज अ बिल्डिंग, इसके साथ लिख लेते हैं, सवाल खुद ही बनाए हुए ना, तो यहां लिख लेते हैं पाकिस्तानी कंपनी। ठीक है, पाकिस्तानी कंपनी है, रुपीज है हमारी करेंसी। और अब आप देखें दिया हुआ है दिरहम, 1 दिरहम, फॉरेन करेंसी 1 है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनिशियली रिकॉर्ड कर देंगे, अमाउंट बताएं कितनी आती है, 5 लाख इंटू 32 कितना बनता है, ठीक है। बिल्डिंग खरीदी हमने, 16 मिलियन बन गया, तो हम 16 मिलियन पे एसेट को रिकॉर्ड कर देंगे। $16 मिलियन पे एसेट को रिकॉर्ड कर देंगे, एंट्री हो जाएगी, एंट्रीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, बैंक क्रेडिट 16 मिलियन। ठीक है, और ये बताया हुआ उसने, आफ्टर इनिशियल रेगुलेशन मैनेजमेंट डिसाइडेड टू मेजर दिस प्रॉपर्टी यूजिंग फेयर वैल्यू मॉडल। ठीक है, उसको फेयर वैल्यू मॉडल लगा रहे हैं। इसके साथ यहाँ पे ये भी लिख देना चाहिए ब्रैकेट में कि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तब फेयर वैल्यू मॉडल लगा रहे हैं। अगर वो IAS 16 की हो तो फिर उस पर रीवैल्यूएशन मॉडल लग सकता है, फिर उस पर फेयर वैल्यू मॉडल नहीं लग सकता। IAS 16 का जो मॉडल है वो रीवैल्यूएशन मॉडल है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, सवाल ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने पे कर दिए हैं क्रेडिटर को, क्यों क्रेडिट नहीं कर रहे। यहां पे उसने आगे पेमेंट का कोई जिक्र नहीं किया हुआ। ठीक है, आगे पेमेंट का कोई जिक्र नहीं किया हुआ, पेमेंट कब हुई कब नहीं हुई।
यहाँ पे लिख के देता हूँ ऑन कैश, चलो काम मुकाएं, ऑन कैश। अब ठीक है, कर लें जी सवाल में करेक्शंस ये सारी। ऑन जुलाई 1, 2018 Alpha Limited, a Pakistani company, purchased a building in UAE for 500,000 dirhams on cash। ठीक हो गया, काम खत्म हुआ। After initial liquidation, management decided to measure this property using fair value model in accordance with IS 40। IS 40 का जिक्र कर दिया। अच्छा, अब ये यहाँ पे ना भी लिखा हो तो ठीक है, क्योंकि IS 40 कह दिया ना। AS फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन दिसंबर 31। फेयर वैल्यूज एंड स्पॉट एक्सचेंज रेट्स आर एज फॉलोज। हमने रिकॉर्ड कर दिया 16 मिलियन पे, 31/12/18 आ गया, मल्टीप्लाई करें, अमाउंट निकाल देना, ये कितनी है। हाँ जी, नई अमाउंट निकाल दें, कितनी, मल्टीप्लाई कर दें, 1545। 1545 तो थोड़ा नहीं हो गया, 15450। 15450 डाउन चला गया ये। चलें, कितना डाउन चला गया, 5.5। एंटी पास कर देंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 550,000 से, और डेबिट क्या हो जाएगा, लॉस, फेयर वैल्यू एंड एक्सचेंज लॉस, इकट्ठा 550। ठीक है, 31/12/18 को। और खरीदा था हमने 1/7/18, 31/12/18 को, और खरीदा था 1/7/18 को। देखें जनाब, ठीक हो गया। उसके बाद 31/12/19 पे आ जाए। अब फिर उसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, 505 इंटू 40 कितना आता है, 2020000। अप चला गया। अब कितना अप चला गया, हाँ जी, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दें, कितना अप चला गया, 4750,000। ठीक है, 4750,000 से अप जा रहा है एसेट। तो अब एंट्री दोबारा से पास कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू एंड एक्सचेंज गेन इकट्ठा, एक ही हेड, 4750,000। सवाल खत्म हो गया। ये एसओसीआई में चला जाएगा गेन, और ये भी जो है वो लॉस एसओसीआई में चला जाएगा। बताएं जनाब, ठीक हो गया। इसका वो मैं पॉइंट भी लिख देता हूँ, वो जो कल हम टेबल सा बना रहे थे वो टेबल भी बना लेते हैं। हाँ जी, टेबल कुछ इस तरह से हम बना रहे थे। मेरा ख्याल है कि हमने पहला कॉलम लिखा था कि क्या चीज़ है। अब हम नॉन मॉनेटरी एसेट की बात कर लेते हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम्स, पहले मॉनेटरी आइटम्स थे सारे। नॉन मॉनेटरी आइटम्स में पहला आइटम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सी है, हेल्ड अब्रॉड, बाहर, तभी फॉरेन करेंसी का इंपैक्ट उस पर आएगा। हेल्ड अब्रॉड। इनिशियल, इनिशियल क्या होगा, स्पॉट रेट पे। इनिशियल ट्रांजैक्शन हमेशा स्पॉट रेट पे होती है।
वो एवरेज भी हो सकता है, एक्चुअल भी हो सकता है, हमें एक्चुअल ही गिवन होता है, सवाल में एक्चुअल लगाएंगे। और फिर उसके बाद हर साल के एंड पे क्या करेंगे, एट ईच ईयर एंड, हाँ जी बता दें, will be recorded at fair value applying by applying closing rate। ठीक हो गया। अगर अपवर्ड होगा तो क्या करेंगे, गेन लिख देंगे एसओसीआई में, और अगर डाउनवर्ड होगा तो क्या लिख देंगे, लॉस लिख देंगे एसओसीआई में। ठीक है। और एक छोटी सी बात और लिख लेते हैं इसके साथ, वो क्या है, वो ये है कि हम फेयर वैल्यू मॉडल लगा रहे हैं। ठीक है। फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वी आर यूजिंग फेयर वैल्यू मॉडल। राइट। लॉजिक, अगली बात करते हैं, नंबर 2, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल। इनिशियली स्पॉट रेट पे, ठीक है, स्पॉट रेट इनिशियली यूज कर लेंगे। और फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर में जो है वो ईयर एंड पे क्या करेंगे, नथिंग टू डू करेंगे। टू डू का तो पता है ना, मतलब बकरों का मौसम आ रहा है, अब टूडू शूडू लगाएंगे काफी। आप भी तैयार हो जाएं, जरा अपनी सिरियां तेज कर लें, बकरों के साथ टूडू शूड तो खेलना है ना। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट मॉडल हो या प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल, एक कोई गल है, कोई फर्क नहीं है। तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी, क्योंकि आपने एसेट को एक दफा इनिशियली कॉस्ट पे लिख दिया, अब आपने डेप्रिसिएशन लगाते रहना है। ठीक है, वो डेप्रिसिएशन एज पर रूटीन चलती रहेगी, वो वैसे यहां पे लिख देता हूं, डेप्रिसिएशन एज पर रूटीन। लेकिन आपने जो है वो फेयर वैल्यू से ताल्लुक ही कोई नहीं है, क्योंकि आपका मॉडल कौन सा है, आपका मॉडल है कॉस्ट मॉडल, तो कुछ भी नहीं करना। ठीक है। और ये हेल्ड अब्रॉड ही चल रहा है, ये हेल्ड अब्रॉड चल रहा है कि बाहर है हमारे पास एसेट। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट करते हैं, कैरिंग वैल्यू होगी कॉस्ट मॉडल में, जी बिल्कुल होगी। कैरिंग अमाउंट तो होगी ना, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस, लेकिन उसका फॉरेन एक्सचेंज के साथ, फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, कोई लिंक नहीं होगा। तीसरा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट रीवैल्यूएशन मॉडल। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट रीवैल्यूएशन मॉडल, हमने रीवैल्यूएशन मॉडल लगाया हुआ है। और अगेन हेल्ड अब्रॉड की ही बात हो रही है। हाँ जी, हेल्ड अब्रॉड की ही बात हो रही है। बता दें इनिशियल, सवाल पूछा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा है, ऐसे झूठे इल्जाम तो नहीं लगाते। मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है कॉस्ट मॉडल पे, या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है कॉस्ट मॉडल पे,
दो अलग बातें की हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट IS 16 वाला, अब जो लिखा, अच्छा अब जो लिखा उसका पूछा, अब वाला मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट एट रीवैल्यूएशन मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल वाला। अब कॉस्ट मॉडल की बात नहीं कर रहे, अब रीवैल्यूएशन मॉडल की बात हो रही, इनिशियल। हाँ जी ठीक है, अब तो मैंने लिखा ही रीवैल्यूएशन मॉडल है ना। आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रीवैल्यूएशन मॉडल कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कोई रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू मॉडल है, उसका रीवैल्यूएशन से ताल्लुक ही नहीं है। ठीक हो गया, चलें इनिशियली स्पॉट रेट पे रिकॉर्ड कर देंगे। अब ईयर एंड पे, एट ईच ईयर एंड, हाँ जी साल के, हर साल के एंड पे, सॉरी एट ईच ईयर एंड नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, ईयर एंड तो होगा ही नहीं, एट ईच रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन तो कभी भी कर सकते हैं ना, 2 साल बाद करें, 4 साल बाद करें, 5 साल बाद करें, साल के दौरान करें, जब मर्जी करें। एट द टाइम ऑफ ईच रीवैल्यूएशन क्या करेंगे, अब आप मुझे बताएं, जब रीवैल्यूएशन करेंगे तो उसकी प्राइस कौन सी लेंगे, प्राइस जो होगी वो फॉरेन करेंसी में होगी। फेयर वैल्यू इन फॉरेन करेंसी FC will be converted into LC, लोकल करेंसी में उसको जो है वो ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और रेट कौन सा लगाएंगे, रेट ऑफ रीवैल्यूएशन डेट, यूजिंग रेट ऑफ रीवैल्यूएशन डेट। ये बात ठीक हो गई। रीवैल्यूएशन डेट का जो रेट होगा वो रेट लगाना है, सीधी सी बात है, जिस दिन रीवैल्यूएशन करेंगे उसी दिन का रेट अप्लाई करना चाहिए। रेट अप्लाई कर दिया, अब जो डिफरेंस होगा अपवर्ड है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस कह देंगे, वही जो IS 16 में कहते थे, और अगर डाउनवर्ड होगा तो रीवैल्यूएशन लॉस कह देंगे। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस भी जो कहेंगे वो वही पुराने पॉइंट, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन इनकम, ठीक है, समझ आ गई। या इसको रीवैल्यूएशन इनकम की बजाय लिख देते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीवियस रीवैल्यूएशन लॉस, जो हम रूटीन में करते रहे, प्रीवियस रीवैल्यूएशन लॉस, उसकी इनकम डालते हैं ना। और इसी तरह रीवैल्यूएशन लॉस आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस, इफ एनी का होना जरूरी दोनों केसेस में, इफ एनी, तो अलेक्जेंड्रा ना भी हो तो एनी हो तब भी ठीक है, काम हो जाएगा। एनी अगर हो तो ICAP ने बोला है कि हर पेज पर सेपरेट क्वेश्चन करने हैं, तो सर क्या हर MCQ भी अलग अलग पेज पर करना होगा? ऐसा कुछ नहीं कहा, आप एक पेज पे MCQ करना है तो उसका सिर्फ जवाब ही लिखना है, एक पेज पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, आगे उनका ABCD लिख देंगे, सवाल लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। चलें, हाँ जी, NEANY वाली एनी, जो आपके वाली एनी है ना, ANNIE वाली एनी, वो आपकी एनी है, हमने अपनी एनी की बात की है शवेद साहब। तो रीवैल्यूएशन मॉडल में कुछ भी स्पेशल नहीं करना, जो पहले करते थे वही करना है, अब भी कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चंस आपने करने हैं,
क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 करना है आपने, और फिर क्वेश्चन बैंक का 9.5 करना है आपने। ठीक है, देख लेते हैं जरा 9.2। इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स वाला पॉइंट रह गया, वो हम कल पढ़ेंगे। हमने बात की है सिर्फ नॉन मॉनेटरी आइटम की, जो डेबिट है, क्रेडिट की बात ही नहीं कर रहे। क्रेडिट की बात हम कर चुके हैं। अगर कोई इसके अगेंस्ट पेबल होगा तो वो उधर ही जाएगा जो कल हमने पढ़ा था। पेबल अलहदा हो गया, एसेट अलहदा हो गया। हमने एसेट की बात की आज, पेबल से हमने कोई जिक्र नहीं किया। उसका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक पेबल है तो वो पेबल कल वाला जो हमने बताया बनाया, क्रेडिटर फॉर गुड या क्रेडिटर फॉर एसेट, वो अलहदा से चलेगा, उसका इससे ताल्लुक नहीं होगा। ये एसेट डेबिट जो है ये अलहदा से चलेगा। तो अगर इसमें इनिशियली क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन है तो वो रूल उसका अलहदा लगाते रहेंगे, इसका अलहदा लगाते रहेंगे, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं होगा। 9.3 अभी नहीं दिया आपको, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसका ये पहला पार्ट आपने कर लेना। ठीक है, इसके बाद बी पार्ट जो है उसमें इन्वेस्टमेंट्स है, वो भी नहीं होगा। 9.4 का ए पार्ट भी आपको देता हूँ अभी करने के लिए, और फिर क्वेश्चन नंबर 9.5। चलें, 9.4 का पहला पार्ट ए है कि 1 2 है 1। हाँ जी, 9.4 का 1 और फिर 9.5, ये 3 सवाल आपने करने। कल फिर इससे आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज जी। IFRS का क्या पूछना था? हाँ जी उमर साहब बता दें जल्दी से, IFRS का क्या पूछना है? उस पर स्टिकी नहीं लगा सकते। ICAP के वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जो उसने पॉलिसी अपनी दी है उसमें 2 बातें लिखी हैं। उन्होंने कहा कि आप बुक लेके जाएं, बुक पे आप अंडरलाइन कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं, ये 2 बातें लिखी हैं। स्टिकी नोट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमें पे स्टिकी नोट्स नहीं लगाने चाहिए। ख्याल तो यही है, ठीक है। नहीं तो तजर्बा करके देख लें, स्टिकी नोट से वैसे अपेरेंटली हर्ज तो कोई नहीं है कि आप जो है वो लेकिन स्टिकी नोट्स क्या लगाएंगे, उस पर कुछ लिखेंगे ना तो काम खराब हो जाएगा। एक स्टिकी नोट्स होते हैं, आप IS 17 इधर है वो लगा दिया, वो नज़र आ रहा है कि IS 17 यहाँ पे, उसकी तो खैर है। लेकिन अगर आप जो है कोई पॉइंट उस पर लिखेंगे तो फिर तो जाहिर है वो मसला होगा। ठीक है, तो इसलिए लगाने नहीं चाहिए। हाँ, निशानदेही करनी तो वो आप लगा लें कि IS यहाँ पे, ये यहाँ पे शुरू होता है, ये यहाँ पे शुरू होता है, टाइम बच जाएगा, इसका नहीं कोई मसला होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, वो इसका तो कुछ भी नहीं कहेंगे। एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट अभी रिमेनिंग है या कंप्लीट हो गए? अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने बात करनी है। जैसे हमने तरतीब से बात की कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, फिर हमने कहा कि कॉस्ट मॉडल पे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, फिर हमने कहा रिवैल्यूएशन मॉडल है, तो इसकी बात हमने कर ली। तो अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। कल का लेक्चर भी अभी इसी स्टैंडर्ड पे लगेगा सारे का सारा। ठीक है, कल भी अभी इसी पे सारा डिस्कस होना है मजीद। अभी सवाल देखें ना आप, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा रहता है पैक का, और 9.3 रहता है, 9.4 का सेकंड पार्ट रहता है। इसका मतलब अभी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, लेकिन आप करना चाहें तो आप करें, एडवांस में आप कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज वाला टॉपिक इन्वेस्टमेंट से सेपरेट नहीं, कल बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।